गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ट्वेल्थ क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 रीड कर रहे हैं। तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी। इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कि तृतीयक क्रियाकलाप होते क्या हैं, कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, जो सेवाएं हैं उनका व्यावसायिक उत्पादन होता है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। तो जो ये टर्सरी एक्टिविटी है ये किससे रिलेटेड होती हैं, ये सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती है। जो सेवाएं दी जाती हैं वही क्या कहलाते हैं, आपके तृतीय क्रियाकलाप कहलाते हैं। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था कि टाइप ऑफ टर्सरी एक्टिविटी, तृतीय क्रियाकलापों के डिफरेंट टाइप पढ़े थे। तो हमने देखे थे कि इसके मेनली 4 टाइप हैं। फर्स्ट है आपका व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। सेकेंड था आपका परिवहन, ट्रांसपोर्ट। थर्ड था आपका संचार, कम्युनिकेशन। फोर्थ था सर्विसेज, सेवाएं। तो फर्स्ट पार्ट में हम ट्रेड एंड कॉमर्स और सेकंड वाली ट्रांसपोर्ट, इन दोनों की स्टडी कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं हम इसका थर्ड जो पार्ट है, कम्युनिकेशन, संचार वाला। तो बात करते हैं संचार की, कम्युनिकेशन। तो संचार सेवाओं में शब्दों, संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। प्रेषण होता है आदान प्रदान, कि संचार क्या होता है कि शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों के आदान प्रदान को एक दूसरे के पास पहुंचाने को और उनसे ग्रहण करने को क्या कहलाते हैं, संचार सेवाओं में शामिल किया जाता है। कम्युनिकेशन सर्विस इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेज, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। तो लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया, कि जब से लिखने का प्रचलन हुआ है, लिखने लगे हैं, तो उससे क्या हो गया, आपके जो भी संदेश हैं वो संरक्षित हो गए हैं और संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता की है। कि जो आपके संचार के साधनों किस पर निर्भर हैं, परिवहन के साधनों पर निर्भर हैं। देखिए, जो प्रारंभ में संचार को किसकी आवश्यकता थी, परिवहन की आवश्यकता होती थी। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक समय आया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, वैसे वैसे ही परिवहन से संचार स्वतंत्र होने लगा है। तो अगर पहले वाले समय की बात करें तो ये वास्तव में हाथ, पशुओं के द्वारा, नाव के द्वारा, सड़क, रेल और वायु द्वारा परिवहित होते थे। कि जो भी आपके संदेश भेजे जाते थे वो या तो हाथ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाए जाते थे, या पशुओं की सहायता से, या नाव द्वारा, या आपके सड़कों के द्वारा, या रेलों के द्वारा, या वायु द्वारा परिवहित होते थे। तो यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को क्या कहा जाता है, संचार पथ कहा जाता है। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम है वहाँ संचार का फैलाव सरल है। कि जहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं अच्छी हैं वहाँ पर क्या है, जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद क्या हुआ है, जैसे ही आधुनिक तकनीकें आ गई हैं, जैसे कि आपके मोबाइल आ गया है, आपका दूरभाष टेलीफोन आ गया है, उपग्रह सैटेलाइट आ गया है, तो इन सभी के जो विकास हुआ है, इनके आविष्कार ने क्या किया है, जो संचार को परिवहन से स्वतंत्र कर दिया है। तो मोबाइल, दूरभाष और उपग्रहों जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से मुक्त कर दिया है। तो पुराने तंत्रों से के सस्ता होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। कि जो पुराने समय में जो संचार किया जाता था वो क्या था, आधुनिक समय के संचार से सस्ता है। तो इसीलिए पूर्ण रूप से आपके जो पुराने समय में संचार के साधन थे वो बंद नहीं हुए हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अतः पूरे विश्व में अभी भी विशाल मात्रा में डाक का निपटारा डाकघरों द्वारा ही हो रहा है। कि आज भी अधिकतर संदेश हैं, आप जो भी फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वो किसकी सहायता से भेजते हो, आज भी हार्ड कॉपी सेंड करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए क्या, डाक का प्रयोग किया जाता है। तो जो डाक होती हैं किसकी सहायता से जाती हैं, या तो आपके सड़क मार्ग के द्वारा या रेल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं दूर संचार की। तो दूर संचार होता क्या है, टेली कम्युनिकेशन। तो दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। कि यह है क्या है, एक आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। कि पहले की तुलना में अब क्या है, संदेशों को कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या हुआ है, जो समय है वो सप्ताहों से मिनटों में घट गया है और
जो मोबाइल है, जो टेलीफोन है, इनके जैसी जो नई टेक्नोलॉजी आई है उसने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। कि पहले क्या था, आपको कोई भी लेटर भेजना होता था कहीं तो उसको पहुंचने में 1 या 2 सप्ताह का समय लग जाता था, या आप लगा सकते हो आपको कहीं बाहर और ज़्यादा दूर भेज रहे हैं तो उससे ज़्यादा समय लगता था। लेकिन आज जैसे ही मोबाइल आ गया है, आप डायरेक्ट कुछ सेकंड ही लगते हैं, आप कॉल करते हो, डायरेक्ट अगले के पास आपका मैसेज पहुंच जाता है, या दूसरे से आप अपना मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। तो तार प्रेषण, मोर्स और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। तो देखिए, जो ये टेलीकम्युनिकेशन इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी उसके सबसे पहले था आपका तार प्रेषण। तार प्रेषण को कहा जाता है टेलीग्राफ। टेलीग्राफ बनाया गया था सबसे पहले संदेशों को भेजने के लिए। तो टेलीग्राफ का आविष्कार लगभग किया गया था 1844 के आसपास। 1844 के आसपास सैमुअल मोर्स नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। उसके बाद मोर्स टेलेक्स आदि इसी तरह की वस्तुएं थी। उसके बाद रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रसारण करते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम रेडियो की, तार प्रेषण के बाद अगर बात करें हम, उसके बाद आया था टेलीफोन, आया था आपका लगभग 1875 के आसपास। जो टेलीग्राफ था 1844 में था। उसके बाद टेलीफोन का आविष्कार लगभग 1875 में किया था, वो किया था आपके ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद आविष्कार किया गया आपके रेडियो का, वो किया गया 1894 में। 1894 में देखिए टेलीग्राफ आया था सबसे पहले 1844 में। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका जो टेलीफोन 1875 में। उसके बाद थर्ड है आपका जो रेडियो का किया गया लगभग 1894 में। तो रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? मार्कोनी के द्वारा किया गया था। और आपका जो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा, और जो टेलीग्राफ था इसका आविष्कार किया गया था सैमुअल मोर्स के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से क्या हुआ है, धीरे धीरे से आपके जो दूरसंचार है, टेलीकम्युनिकेशन, उसमें उन्नति होती गई है। तो रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, जो आपकी न्यूज़ हैं, जो पिक्चर हैं, जो दूरभाष मतलब टेलीफोन कॉल्स हैं, इनके पूरे विश्व में श्रोताओं का प्रसारण करते हैं। और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मास मीडिया। जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हो गए? रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। ये मुख्यतः किसके माध्यम? आपके जनसंचार मास मीडिया के माध्यम हैं। वे विज्ञापन और एवं मनोरंजन के लिए भी महत्वपूर्ण है कि जो ऐड आती हैं आपको ऐड पहुंचाते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं। समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर हैं, विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करते हैं। जो सैटेलाइट है, देखिए सैटेलाइट होते क्या? वैसे तो सैटेलाइट दो प्रकार के हैं आपके, एक है नेचुरल और दूसरे हैं मैन मेड। नेचुरल कौन से हैं? जो प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित कक्षा में ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक, चंद्रमा। ये हो गया प्राकृतिक। दूसरे होते हैं मैन मेड, मानव निर्मित, कि मानव पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पृथ्वी के कक्षा में कुछ सैटेलाइट को स्थापित करता है। वो होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। वो क्या करते हैं? अर्थ से जो है इमेज वगैरह लेते हैं, यहाँ से जानकारी लेते हैं, उसके बाद उन इमेज को दोबारा से पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं, और इससे हमें किसी भी एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है कि जब से इंटरनेट आया है इसने बिल्कुल ही सारे विश्व को 1 ग्राम की संज्ञा दे दी है। तो ये थी आपकी संचार, कम्युनिकेशन में दूरसंचार। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारी सर्विसेज, सेवाएं। तो जो सर्विसेज हैं वो डिफरेंट लेवल की पाई जाती हैं। क्या है? सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। तो कुछ सेवाएं किसको चलाती हैं? वो इंडस्ट्री को चला रही हैं आपकी।
कुछ लोगों को और कुछ इंडस्ट्री और पीपल दोनों को चलाती हैं। उदाहरण के लिए परिवहन तंत्र, जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। देखिए ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या है, जो इंडस्ट्री के लिए जो कच्चा माल रॉ मटेरियल है, जो तैयार माल है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। अगर व्यक्तियों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो वो भी परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह क्या इंडस्ट्री को भी चला रही है और जो लोगों को भी, और दोनों को भी चलाती है। तो अगर कुछ अलग अलग सेवाएं दी गई हैं, अगर हम बात करें निम्न स्तरीय सेवाओं की, निम्न स्तरीय सेवाओं में कौन कौन सी शामिल है, जैसे पंसारी की दुकान, हम कह सकते हैं ग्रोसरी शॉप्स, और दूसरी धोबी घाट जो लॉन्ड्रीज होती हैं, ये तो है निम्न स्तरीय सेवाएं। अगर उच्च स्तरीय सेवाओं की बात करें तो इसमें जो आपके लेखाकार हो गए, जो अकाउंटेंट्स हो गए, जो परामर्शदाता हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, उसके बाद जो चिकित्सक हो गए, फिजिशियन वगैरह हो गए, तो ये किस में शामिल है, ये उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल है। जैसी अधिक विशिष्टीकृत सेवाओं की अपेक्षा अधिक सामान्य और विस्तृत है। तो सेवाओं भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ता को उपलब्ध होती हैं। तो सेवाएं किसे प्राप्त होती हैं, जो उन सेवाओं के बदले में भुगतान कर सकता है। जैसे आप पंसारी की दुकान पे कुछ भी खरीदने जाओगे तो बदलों में क्या दोगे, रुपए दोगे। किसी भी अकाउंटेंट के पास जाओगे तो उसके बदले में क्या दोगे, रुपए दोगे। किसी भी चिकित्सक के पास जाओगे तो आप अपना इलाज कराओगे, बदले में उसकी सर्विस के बदले क्या दोगे, रुपए दोगे। तो सेवाएं क्या होती हैं, भुगतान कर सकने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध होती हैं। उसके अलावा अगर बात करें, माली हो गया आपका, गार्डनर, धोबी, लॉन्ड्रर्स और नाई, बार्बर, मुख्य रूप से शारीरिक श्रम करते हैं। तो ये कौन सी सेवाएं देते हैं, शारीरिक श्रम वाली सेवाएं। कौन कौन, माली, धोबी और नाई। उसके बाद एक होता है आपका मेंटल लेबर, मानसिक श्रम। तो मानसिक श्रम वाली सेवाएं कौन कौन देते हैं आपके, जो टीचर हो गए, जो लॉयर हो गए, जो डॉक्टर हो गए, जो म्यूजिशियन हो गए, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे मानसिक सेवाएं प्रदान करते हैं, मानसिक श्रम करते हैं। तो ये थी डिफरेंट स्तर पे जो सेवाएं दी जाती हैं। तो अनेक सेवाएं क्या है, अब नियमित हो गई हैं। जैसे महामार्ग है, महामार्ग मतलब जो आपके हाईवे हैं, और सेतुओं का निर्माण और अनुरक्षण। कि महामार्ग जो हाईवे हैं और जो ब्रिज हैं, सेतु क्या होते हैं, ब्रिज, जो पुल बनाए जाते हैं, इनका निर्माण और इनकी जो मेंटेनिंग है। उसके अलावा जो अग्निशमन विभागों का अनुरक्षण, कि जो आपके फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है, कि जो आग लगती है, जो वो गाड़ी आती है ना, वो किसकी होती है, फायर फाइटर होते हैं वो। तो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है, उनकी जो मेंटेनिंग है। उसके बाद शिक्षा की पूर्ति वाली सेवा, शिक्षा देने वाली सेवा हो गई। और प्रेषण और जो ग्राहक सेवा महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक है, जो कस्टमर केयर की सर्विस है, ये क्या है, अब नियमित हो गई है। कि हाईवे पर अच्छे ब्रिज बनाए गए हैं, ये भी एक सेवा है आपके लिए। जो फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट अच्छे से चल रहे हैं, या आपकी एजुकेशन के लिए अलग से सेवाएं दी जा रही हैं, या कस्टमर केयर सर्विस हैं, जो अगर किसी भी, मान लीजिए आज कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसके पास डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, कस्टमर केयर के पास करते हैं। मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क से रिलेटेड, तो कहाँ करोगे, कस्टमर केयर के पास करोगे। तो ये कुछ ऐसी नियमित सेवाएं हैं जिनका प्रेक्षण और निष्पादन प्राय सरकारों अथवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। कि जिनको मेंटेनिंग और किसके द्वारा चलाया जाता है, या तो गवर्नमेंट होते हैं या ये प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। राज्य और संविधान ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जलापूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन में प्रेक्षण और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना की है। कि अलग अलग से आपके बोर्डों का गठन किया गया है। किसके लिए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से बनाया गया है, जो टेलीकम्युनिकेशन है इसके लिए अलग बनाया गया है, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी वाटर सप्लाई है, इन सभी सेवाओं को सही से चलाने के लिए अलग अलग निगमों की स्थापना की गई है। जो स्वास्थ्य की देखभाल है, आपकी हेल्थ केयर है, जो अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग है, विधि जो लॉ है, और जो आपकी मैनेजमेंट सर्विस हैं, ये क्या है, सारी की सारी व्यावसायिक सेवाएं हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं आपकी। कौन कौन सी होगी, स्वास्थ्य की देखभाल, इंजीनियरिंग, लॉ से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड। प्रोफेशनल सर्विस है, सारी व्यावसायिक सेवाएं हैं। तो मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति बाजार पर निर्भर करती है। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो मनोरंजन और प्रमोद मतलब मनोरंजन के उद्देश्य से ही दी जाती है। उनकी वो किस पर डिपेंड करती है, बाजार पर निर्भर करती है। जैसे मल्टीप्लेक्स हो गया,
और रेस्टोरों की स्थिति केंद्रीय व्यापारक क्षेत्र के अंदर अथवा निकट हो सकती है। कि जो आपके रेस्टोरों हैं या जो मल्टीप्लेक्स हैं, कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, उनकी स्थिति कहाँ हो सकती हैं? वो आपकी CBD क्या होता है? सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के अंदर अथवा आसपास हो सकती है। तो CBD होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र क्या होता है? किसी नगर का प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र होता है। कि कोई भी एक नगर है, उसका मेन जो सेंटर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? CBD कहलाता है। और लगभग शहर के बीचों बीच यह स्थित होता है। तो आपके जो भी मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं, जो भी रेस्टोरेंट हैं, खाना खाते हैं आप, तो वो कहाँ होते हैं? CBD के अंदर या उसके आसपास होते हैं। अगर बात करें गोल्फ कोर्स की, जहाँ पर गोल्फ खेली जाती है, तो ऐसे स्थान पर बनाया जाता है जहाँ भूमि की लागत CBD की अपेक्षा कम होती है। देखिए, अगर शहर के बीच में है तो वहाँ पर क्या है? भूमि बिल्कुल कॉस्टली मिलेगी, बिल्कुल महंगी मिलेगी। अगर गोल्फ कोर्स बनाना है, ज़्यादा एरिया लेते हैं, तो वो ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ पर CBD की तुलना में ज़मीन सस्ती होती है। तो दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कि दैनिक जीवन के काम को अच्छा बनाने के लिए कुछ व्यक्तिगत सेवाएं भी दी जाती हैं। जैसे कामगार हैं, कार्य करने वाले रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करते हैं और अकुशल होते हैं। क्या है? कि जो काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से अकुशल श्रमिक कहाँ आते हैं? नगरीय क्षेत्रों की ओर आते हैं। जैसे वे मोची, ग्रहपाल, जो वॉचमैन, खानसामा और माली, जो गार्डनर वगैरह जैसी घरेलू सेवाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि ये अकुशल श्रमिक है तो इन्हें कम भुगतान किया जाता है। तो जैसे इनको काम आता है उसी अकॉर्डिंग इनको बिल्कुल कम भुगतान किया जाता है। कर्मियों का यह वर्ग असंगठित है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है मुंबई में जो डब्बा वाला सर्विस है। आपने देखा भी होगा, सिर के ऊपर वो टोपी रखते हैं, उसके ऊपर कई सारे डब्बे रखती हैं, एक उनका बॉक्सा बना होता है उसके अंदर। तो जो पूरे नगर के लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। कि डब्बा वाला सर्विस मुंबई में डेली लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को डेली उपलब्ध कराई जाती है। तो ये थी आपकी सर्विसेज। अब बात करते हैं इन सर्विसेज में लगे हुए लोगों के बारे में। देखिए, ये एक एग्जांपल दिया गया है मुंबई में डब्बा वाला सेवा का। कि ऐसे ये एक रेहड़ी नुमा है, इसके अंदर क्या है? अनेक सारे टिफ़िन रखे हुए हैं और ये प्रतिदिन लगभग 2 लाख के आसपास लोगों को पहुंचाए जाते हैं। तो ये है डब्बा वाला सर्विसेज। अब बात करते हैं तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए लोगों की। तो सेवाओं के बारे में पढ़ चुका है। विभिन्न प्रकार की होती हैं, विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। कुछ सेवाएं लोगों को दी जाती हैं, कुछ सेवाएं इंडस्ट्री को दी जाती हैं और कुछ सेवाएं उद्योग और लोग दोनों को दी जाती है। जैसे आपका परिवहन तंत्रता। तो निम्न स्तरीय सेवाओं के बारे में पढ़ा हमने। पंसारी की दुकान धोबी घाट हो गई। उच्च स्तरीय सेवाओं के बारे में पढ़ा हमने, जो परामर्शदाता हो गए, जो आपके लेखाकार हो गए, अकाउंटेंट वगैरह हो गए, चिकित्सक हो गए, ये कौन सी हैं? उच्च स्तरीय सेवाएँ हैं। तो अब तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए लोगों की बात करते हैं कि कौन से लोग तृतीय क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। तो आज जो विश्व के अधिकांश लोगों की बात की जाए तो सेवा सेक्टर या तृतीय क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये किन देशों में? जो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, वहाँ पर अधिकतर लोग किससे जुड़े हैं? सेवा सेक्टर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनकी तुलना में अगर हम अंडर डेवलप्ड, अल्पविकसित देश या डेवलपिंग कंट्री, जो आपके विकासशील देश हैं, उनकी बात करें तो वहाँ पर सेवा सेक्टर से जुड़े लोगों की संख्या कम पाई जाती है आपकी। तो देखिए, इसे पढ़ते हैं। पीपल इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटी। तो आज अधिकांश लोग क्या है? सेवाकर्मी हैं, सर्विस वर्कर हैं। तो सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध हैं। अधिकांश विकसित देशों में जो भी आपके सर्विस वर्कर हैं, उनका अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा हुआ है। जबकि अल्पविकसित देशों में 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हैं। कि जो अल्पविकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर टर्शरी एक्टिविटी में कितने परसेंट लोग हैं? 10% से भी कम लोग पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। इसके लगभग 75% से अधिक जो सर्विस वर्कर हैं, कि जो सेवा सेक्टर में लगभग 75%, 75% से अधिक लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लगे हुए हैं। तो इस सेक्टर में क्या है? जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है।
जबकि प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यह अपरिवर्तित है और घट रही है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनमें क्या है, जो रोज़गार के अवसर अब कम होते जा रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है इसमें पर्यटन। टूरिज्म। तो देखिए, यदि तृतीय क्रियाकलाप या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हम लोगों की बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, आपका पर्यटन है। तो पर्यटन विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। लगभग इसने 25 करोड़ लोगों को अकेले रोजगार प्रदान किया है। 25 करोड़ 250 मिलियन लोग पीपल हैं जो इतने लोगों को ये रोजगार दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं पर्यटन होता क्या है। पर्यटन होता क्या, पर्यटन के बारे में जानते हैं। तो पर्यटन है क्या, तो टूरिज्म इज ए जर्नी डन फॉर द पर्पज ऑफ इंटरटेनमेंट रैदर देन बिजनेस। तो परिवहन क्या है, एक ऐसी यात्रा है जो पर्यटन क्या है, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो व्यापार की बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती है। कि पर्यटन किस लिए, कि आप मान लीजिए खाली टाइम में आपके पास फुर्सत के समय है तो उस समय आप मनोरंजन के उद्देश्य से कहीं भी अपने परिवार के साथ घूमने चले जाते हो, वो कहलाता है आपका पर्यटन। और पर्यटन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा जो तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। आइए इसकी रीडिंग करते हैं। तो पर्यटन क्या है, पर्यटन एक ऐसी यात्रा है जो व्यापार की बजाय जो मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए की जाती है। प्रमोद क्या होता है, मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए की जाती हैं। कुल पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व का, कि जो कुल पंजीकृत जो रजिस्टर्ड जॉब हैं, पंजीकृत रोजगार मतलब जो रजिस्टर्ड जॉब हैं, और कुल राजस्व जो कुल रेवेन्यू मिलता है किसी भी देश को, जीडीपी का लगभग 40% सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसका जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 40% की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है। कि लगभग 25 करोड़ लोग 250 मिलियंस लोगों को इसने जो रजिस्टर्ड जॉब्स हैं इनमें, और किसी भी देश की जो जीडीपी का लगभग 40% जो रिवेन्यू इससे प्राप्त होता है। तो इसके अतिरिक्त अगर कहीं पर पर्यटक आए हैं तो उनके आवास के लिए, उनके भोजन के लिए, उनके परिवहन के लिए, उनके मनोरंजन के लिए और विशेष दुकानों जैसी अलग से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक स्थानीय व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जाता है। तो इससे और भी ज़्यादा लोगों को अपना रोजगार मिलता है। पर्यटन अवसंरचना उद्योगों, अवसंरचना उद्योग हैं जो आपके, जैसे आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़, फुटकर व्यापार हो गया जो आपका, रिटेल ट्रेडिंग हो गया, उसके बाद शिल्प उद्योग, शिल्प उद्योग मतलब कि आपकी हो गई ये क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, इनको क्या करता है, पोषित करता है, इनको बढ़ावा देता है। क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं वो क्या है, बाहर वाली वस्तुओं को जो खरीदना पसंद करते हैं और इसीलिए इनके ज़्यादा डिमांड होती है। कुछ प्रदेशों में पर्यटन ऋतुनिष्ठ होता है। क्या होता है, जो सीजनल होता है, क्योंकि जो अवकाश की अवधि अनुकूल मौसमी दशाओं पर निर्भर करती है। कि जो वेकेशन पीरियड होता है वो क्या है, वहाँ की सीजन जो ऋतु है उसके अकॉर्डिंग उन पर निर्भर करती है। किंतु कई प्रदेश वर्ष पर्यंत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो कंटिन्यू जो भी आपके टूरिस्ट हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। जिसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे गोवा हो गया भारत में, तो वहाँ पर क्या है, 12 के 12 महीने टूरिस्ट आते रहते हैं आपके। अब बात करते हैं पर्यटक प्रदेश की। तो पर्यटन के बारे में पढ़ चुका है। तो पर्यटन क्या होता है, एक ऐसी यात्रा जो मनोरंजन के लिए की जाती है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप बन गया है, जिसमें सबसे अधिक रोजगार हैं और इससे प्राप्त आय लगभग किसी भी देश की जीडीपी का 40% से इससे भी अधिक है। तो कुछ क्षेत्रों में पर्यटन क्या होता है, मौसमी होता है, और लेकिन कई प्रदेशों में यह वर्ष भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। अब बात करते हैं पर्यटक प्रदेश की, टूरिस्ट रीजन किसे कहते हैं। तो पर्यटक प्रदेश
नाम से ही पता चल रहा है पर्यटक प्रदेश की ऐसे प्रदेश या ऐसे क्षेत्र जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वही क्या कहलाते हैं, टूरिस्ट रीजन कहलाते हैं। टूरिस्ट रीजन आर एरिया दैट अट्रैक्ट टूरिस्ट, कि ऐसे क्षेत्र जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वही पर्यटक प्रदेश या टूरिस्ट रीजन कहलाते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पलों की बात करें तो जो भूमध्य सागरीय तट है उसके चारों ओर का कोषण स्थान, तो जो आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागरीय तट, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये है आपका, तो देखिए मेडिटेरियन सी की बात करें तो यूरोप के साउथ में और जो अफ्रीका है इसके नॉर्थ वाला जो ये वाला रीजन है आपका, जो ये वाला रीजन है, ये वाला क्या है, ये है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। जो ये वाला आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर वाला जो पानी है, तो ये वाला है आपका मेडिटेरियन सी। तो सबसे पहले पर्यटक प्रदेशों में मुख्यतः कौन सा शामिल है आपका, दी वार्मर प्लेस अराउंड दी मेडिटेरियन कोस्ट, कि जो ये भूमध्य सागर है इसके आसपास का जो गर्म वाला क्षेत्र है, क्योंकि जो यूरोप, नॉर्थ यूरोप है, उत्तरी यूरोप है, यहाँ क्या है, ठंडा एरिया है, और जो अफ्रीका में नीचे की तरफ जाएंगे तो ये बिल्कुल गर्म वाला एरिया हो जाता है। तो इसीलिए जो ये भूमध्य सागर है इसके आसपास का एरिया क्या है, गर्म रहता है, और इसीलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर दूसरे एरिया की बात करें तो वो है आपका भारत का पश्चिमी तट, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो भारत का पश्चिमी तट ये वाला एरिया भारत का, ये भी मुख्य टूरिस्ट स्पॉट है। इसी में आपके गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला वगैरह हो गया, तो ये वाले एरिया इसमें शामिल होते हैं। तो जो भूमध्य सागरीय तट का चारों ओर का जो कोषण स्थान और भारत का जो पश्चिमी तट है, वेस्टर्न कोस्ट है, विश्व के लोकप्रिय जो पर्यटक स्थान है उनमें से एक है। तो इसमें हो गया, तो भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर का जो वार्मर एरिया है, गर्म स्थान है, और भारत का जो पश्चिमी तट है विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में से एक है। तो अन्य में जैसे और कौन से पर्यटक प्रदेश हैं जहाँ पर शीतकालीन खेल प्रदेश होते हैं, जैसे विंटर स्पोर्ट्स रीजन हो गए, जो मुख्यतः कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ जो आपके मनोरमी दृश्य हो गए और इधर उधर फैले हुए जो आपके नेशनल पार्क हैं वो भी इसमें शामिल है, वो भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोरमी दृश्य की जैसे आपका पर्वतों वाला हो गया, कहीं वहाँ पर अच्छी सी झील है या कई सुंदर घाटियाँ, फूलों वाली घाटियाँ, तो वो भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसके अलावा जो आपके स्मारक पाए जाते हैं, हिस्टोरिक टाउन्स हैं, इनमें जो मोनूमेंट हो गया, हेरिटेज साइट्स हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये हिस्टोरिक टाउन वाले एरिया है, ये भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पर्यटन के मुख्य पर्यटन प्रदेश कौन से हो गए, ऐसे प्रदेश जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका जो भूमध्य सागरीय उसके चारों ओर का कोस्टल एरिया, दूसरा हो गया जो इंडिया है उसका जो पश्चिमी तट है वो मुख्यतः आपके पर्यटन स्थान है। इसके अलावा जो विंटर स्पोर्ट्स रीजन हो गए, शीतकालीन खेल प्रदेश हो गए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके अलावा जो नेशनल पार्क्स हो गए या आपके हिस्टोरिकल टाउन्स हो गई, वहाँ पर जो स्मारक हैं, जो विरासत स्थल है, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं, तो वो सारे के सारे पर्यटक प्रदेश कहलाते हैं। अब बात करते हैं पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की, फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म, की ऐसे कौन से कारक हैं जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। तो जो पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनमें मुख्यतः आपकी पर्यटन की मांग और परिवहन प्रमुख है, कि मांग और परिवहन ये दोनों प्रमुख हैं। जो डिमांड है और जो ट्रांसपोर्ट है ये मेन है आपके। लेकिन पर्यटन के कुछ आकर्षण के केंद्र भी होते हैं, आकर्षित करने वाले होते हैं, वो भी पर्यटन को प्रभावित करते हैं, जिससे क्या है, अधिक से अधिक पर्यटक इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर डिमांड की बात करें, डिमांड, तो द डिमांड फॉर हॉलीडेज हैज़ इंक्रीज रैपिडली। तो पिछले कुछ समय से क्या है, जो अवकाश की मांग है, जो हॉलीडे की डिमांड है वो क्या तीव्रता से बढ़ी है, कि रैपिडली वो बढ़ती जा रही है, कि लोग अधिक से अधिक अपने ऑफिस से, जॉब से अवकाश लेते हैं।
क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जो जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा हो गया है और उनके पास खाली समय ज़्यादा बचता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। दूसरा है आपका परिवहन, ट्रांसपोर्ट। तो जो परिवहन सुविधाएं हैं, तो परिवहन सुविधाओं में सुधार के साथ पर्यटन क्षेत्रों का आरंभ हुआ है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उनमें क्या है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसके कारण भी जो पर्यटन क्षेत्रों का क्या हुआ है, और भी अधिक डेवलपमेंट हुई है। तो बेहतर सड़क प्रणालियों, जो आपकी सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, उनको अच्छा बना दिया गया है। तो इसके द्वारा अब क्या है, पर्यटक कार द्वारा यात्रा सुगम होती है कि जो अच्छी जो रोड्स बना दिए गए हैं उसकी सहायता से क्या है, अब ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल व्हीकल में ही पर्यटन के लिए जाते हैं। तो हाल के वर्षों में जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है, वायु परिवहन के विस्तार अधिक महत्वपूर्ण रहा है। उदाहरण के लिए वायु यात्रा द्वारा कुछ ही घंटों में अपने घर से विश्व में कहीं भी जाया जा सकता है। उसके अलावा जो पैकेज अवकाश है, आपकी जो पैकेज हॉलीडे हैं, वो क्या है, उन्होंने प्रारंभ ने लागत घटा दी है कि पैकेज हॉलीडे रिड्यूस दी कॉस्ट। तो पैकेज हॉलीडे में क्या होता है, आपकी जैसे टिकट हो गई, वहाँ रहने का हो गया, खाने पीने का, वहाँ घूमने का सारा क्या है, इकट्ठा एक बार में ही पैकेज के रूप में रुपए ले लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग साथ में जाते हैं उसमें, तो इसलिए क्या है, उनको ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है। तो ये है परिवहन को प्रभावित करने वाले दो कारक, मांग और परिवहन। इसके अलावा कुछ ऐसे कारक भी है जो पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। तो पर्यटकों के लिए क्या होता है, जो जलवायु का सबसे अधिक महत्व होता है। जैसे अगर कोई ठंडे क्षेत्रों में रहता है तो वो क्या है, गर्म क्षेत्रों में जाना पसंद करेगा। अगर कोई गर्म एरिया में रह रहा है, वहाँ का क्लाइमेट वार्म है, तो वो कोल्ड एरिया में जाना पसंद करता है। तो इस तरह से जलवायु भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जलवायु, ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए, पुलिन मतलब जो बीच हॉलीडे के लिए, उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। कि जो कोल्ड एरिया में लोग रहते हैं वो कहाँ जाना पसंद करते हैं, जो बीच, जो समुद्र के किनारे, जो गर्म क्षेत्र है वहाँ पर जाना पसंद करते हैं कि गर्म एरिया हो, अच्छी धूप निकलती हो। इसका एग्जाम्पल है जैसे दक्षिणी यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पर्यटन के महत्व का एक यही मुख्य कारण है कि जो हमने देखा था ना, मेडिटेरियन सी था, नीचे तो आपका अफ्रीका था, ऊपर आपका यूरोप था सारा का सारा। तो ये बीच वाला जो एरिया था, यहाँ पर इसीलिए अधिकतर लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तर वाला यूरोप है वहाँ पर ठंड रहती है, और जो जैसे जैसे दक्षिणी मेडिटेरियन सी के आसपास आते हैं, कोस्टल एरिया सारा का सारा बीच वाला, अच्छी धूप मिलती है। तो इसीलिए अधिकतर जो पर्यटक इस एरिया में आते हैं। तो अवकाश के शीर्ष मौसम में यूरोप के अन्य भागों की अपेक्षा भूमध्य सागरीय जलवायु में लगभग ऊंचा तापमान, धूप की लंबी अवधि और कम वर्षा की दशाएं होती हैं, और इसीलिए पर्यटक इस एरिया में आना पसंद करते हैं। तो शीतकालीन अवकाश का आनंद लेने वाले लोगों की विशिष्ट जलवायु ज़रूरतें होती हैं। जैसे या तो अपनी गृह क्षेत्रों की तुलना में वे अधिक ऊंचे तापमान पर जाना पसंद करेंगे, अथवा स्कीइंग के लिए अनुकूल बर्फ वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। तो ये थी आपकी जलवायु पर्यटकों को किस प्रकार आकर्षित करती हैं। कि जो जलवायु का अधिक महत्व है, ठंडे इलाकों के पर्यटक गर्म इलाकों में जाते हैं और गर्म इलाकों के ठंडे इलाकों में जाते हैं। तो यही कारण है कि जो उत्तरी यूरोप के ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग दक्षिणी यूरोप के जो भूमध्य सागरीय एरिया है उसके आस पास एरिया में आते हैं। तो भारत के जैसे उत्तरी मैदान के लोग हैं वो अधिकांश हम भी देखते हैं कि घूमने कहाँ जाते हैं, हिमालय वाले एरिया में जाते हैं, जम्मू वगैरह चले गए, उत्तराखंड चले गए, इन एरिया में जाते हैं। नेक्स्ट है भूदृश्य। तो भूदृश्य है जो आपका लैंडस्केप है, वो भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैनी पीपल लाइक टू स्पेंड देयर हॉलीडे इन एट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। क्या है कि कई लोग क्या है, आकर्षित करने वाले इन्वायरमेंट, पर्यावरण में अवकाश बिताना पसंद करते हैं। जिसका अर्थ होता है कि वहाँ पर क्या हो, माउंटेन्स हों, पर्वत हों, झीलें, लेक्स हों,
कोस्टल एरिया हो और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित दृश्य भूमि हो, कि मनुष्य ने वहाँ के एरिया से कोई छेड़छाड़ ना की हो, उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। तो जो भूदृश्य क्या होता है, यह पर्यटक को प्रकृति के निकट लाता है। जैसे पर्वतीय जिले, समुद्री तट आदि भूदृश्य महत्वपूर्ण होते हैं। उसके अलावा पर्यटकों को आकर्षित करने वाले या प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं। उसमें है आपका इतिहास एवं कला, हिस्ट्री एंड आर्ट। तो किसी भी क्षेत्र की इतिहास और कला में संभावित आकर्षण होता है। लोग जैसे प्राचीन और सुंदर नगरों, पुरातत्व के स्थानों पर जाते हैं, जैसे किलों, महलों और गिरजाघरों, जो आपकी चर्च होती हैं, उनको देखकर आनंद उठाते हैं। जैसे हम भी कहीं अगर घूमने जाते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ पर कोई भी पुराने मंदिर हो गए, जैसे राजस्थान जाएंगे तो वहाँ पर जो पुराने किले हैं, महल हैं, उनको देखना पसंद करते हैं। तो ये भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कल्चर एंड इकोनॉमी। तो मानव जाति और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। कि कुछ पर्यटन क्या होते हैं, पर्यटक ऐसे होते हैं टूरिस्ट, कि वहाँ की जो लोकल ट्रेंड्स पाए जाते हैं, लोकल वहाँ का जो कल्चर है, इकोनॉमी है, उसको आनंद लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। यदि कोई पर्यटक प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दाम में पूरा करता है तो वह अत्यंत लोकप्रिय हो जाता है, कि वहाँ पर ज़्यादा उन्हें पे नहीं करना पड़ता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है। जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स हैं, कर्नाटक में मेडिकेरे और कुर्ग जैसे ऐसे ही रहने के स्थान हैं, जो अब क्या है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको काफ़ी पसंद आते हैं, कि वो महंगे महंगे होटलों में रुकने की बजाय नॉर्मली वहाँ के लोकल जो हाउस हैं उनमें रुकना पसंद करते हैं आपके। तो ये था आपका टूरिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का है। पर्यटन क्या है, पर्यटन प्रदेश किसे कहते हैं और पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पीछे कई बार आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पर्यटन किसे कहोगे, पर्यटन प्रदेश किसे कहोगे, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिव टूरिज्म कौन कौन से थे। पहला था डिमांड, मांग। सेकंड था ट्रांसपोर्ट, परिवहन। थर्ड था आपकी जो क्लाइमेट, जलवायु। फोर्थ हो गया आपका भूदृश्य, लैंडस्केप। फिफ्थ हो गया आपका हिस्ट्री एंड आर्ट, इतिहास और कला। सिक्स्थ हो गया कल्चर एंड इकोनॉमी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था। ये था आपका पर्यटन वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। कि भारत में जो समुद्र पार से रोगी आते हैं उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं। तो यह भी क्या है, यह भी एक पर्यटन है आपका। इसे कहा जाता है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। तो 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि चिकित्सा पर्यटन होता क्या है। देखिए नीचे दिया गया, चिकित्सा पर्यटन होता क्या है। कि जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधियों से संबंधित कर दिया जाता है तो इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। कि अगर आप उपचार के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में शामिल कर दिया जाता है और इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। तो चिकित्सा पर्यटन से क्या अभिप्राय हुआ कि चिकित्सा उपचार के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन ही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। मेडिकल टूरिज्म रेफर टू इंटरनेशनल टूरिज्म फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। इंटरनेशनल टूरिज्म फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब एक देश से दूसरे देश में जाया जाता है तो वही कहलाता है आपका मेडिकल टूरिज्म या चिकित्सा पर्यटन। तो अगर इसकी बात करें तो 2005 में यूएसए से उपचार के लिए 55,000 रोगी भारत आए। तो संयुक्त राज्य स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अंतर्गत प्रतिवर्ष होने वाले लाखों शल्यक्रम, जो शल्यक्रम मतलब जो सर्जरीज हैं, उनकी तुलना में यह संख्या बहुत कम है। कि जो 2005 में 55,000 आए थे, जो सर्जरीज होती हैं हर वर्ष, उसकी तुलना में ये काफ़ी कम संख्या थी। तो भारत विश्व के चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, कि चिकित्सा पर्यटन में कौन सा देश अग्रणी देश बनकर उभरा है। तो भारत है विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है आपका। तो महानगरों में जो स्थित विश्व स्तरीय अस्पताल हैं
संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। कि हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वो क्या करते हैं, संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहाँ पर चिकित्सा पर्यटन अग्रणी बना है या उभरे हैं। तो वो कौन कौन से, जैसे भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया और मलेशिया जैसे विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री है, को चिकित्सा पर्यटन से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो चिकित्सा पर्यटन के अतिरिक्त जो चिकित्सा परीक्षण है और आंकड़ों के निर्वतन के बाह्य स्रोतन के प्रति भी झुकाव पाया जाता है। कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो डाटा इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके लिए भी क्या है, अधिकतर विदेशी लोग भारत आना पसंद करते हैं। तो भारत स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल, कहाँ के, जो भारत हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इनके जो हॉस्पिटल हैं वो कुछ मेडिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती हैं। जैसे विकिरण बिंबों के अध्ययन, जो रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इससे लेकर जो चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वचन की जो मैग्नेटिक रिसेंस इमेज होती हैं कि MRIs की जाती हैं, तो उसके लिए भी। उसके अलावा जो प्रासर्व्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रही हैं। प्रासर्व्य परीक्षण मतलब जो अल्ट्रासाउंड टेस्ट हैं, इन जैसी सुविधाएं भी अब भारत में और लोगों को प्रदान की जाती हैं। तो बाह्य स्रोतन में यदि यह गुणवत्ता में सुधार करने अथवा विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, तो बाह्य स्रोतन रोगियों के लिए और भी अधिक लाभदायक होता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन दी वर्ल्ड। कि जो विश्व में चिकित्सा पर्यटन में भारत अग्रणी देश बनकर उभरा है। अन्य देश कौन कौन सी हैं, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ये देश भी हैं जो चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में उभरते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो आज हमने पढ़ा है हमारी टर्सरी एक्टिविटी के बारे में। तो टर्सरी एक्टिविटी वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य, परिवहन वाली ये दोनों एक्टिविटी के बारे में फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके थे। आज हमने किया है कम्युनिकेशन, संचार और जो सर्विसेज वाला है, तो ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा चतुर्थक क्रियाकलाप और जो पंचम क्रियाकलाप है वो वाला। तो जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।